दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन ज्ञानवर्धक कहानी का श्रवण करा रहे हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक कुंभलगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, जो अपनी न्याय प्रियता, पराक्रम तथा औदासीनता के लिए बड़े ही प्रसिद्ध थे। उस राजा के 7 पुत्र थे। 6 राजाओं का विवाह हो चुका था। 7वां राजकुमार अभी कवारा था और उसके लिए वधू की तलाश जारी थी। एक दिन वह राजकुमार महल में बैठा हुआ था। तभी उसे बड़े जोर की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा तो वहां उसे कोई भी नौकर दिखाई नहीं दिया। उस राजकुमार को छोटी रानी दिखाई दी। तो छोटे राजकुमार ने छोटी रानी से कहा कि भाभी, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। छोटी रानी ने इसे अपना अपमान समझा। उसने सोचा कि महल में इतने नौकर चाकर होते हुए भी सबसे छोटे राजकुमार की मुझसे पानी मांगने की हिम्मत कैसे हुई। छोटी राजकुमारी ने व्यंग भरे स्वर में कहा कि छोटे राजकुमार, तुम मुझसे इस प्रकार पानी लाने के लिए कैसे कह सकते हो? यदि तुम्हारा दिमाग इतना ही ऊंचा है तो जाओ और अपनी सेवा करने के लिए रानी पद्मिनी को ले आओ। अब छोटे राजकुमार को छोटी रानी से इस तरह के उत्तर की उम्मीद नहीं। छोटी राजकुमारी की व्यंग भरी बातें सुनकर छोटा राजकुमार चिढ़ गया। राजकुमार बोला कि ठीक है भाभी, जब तक मैं रानी पद्मिनी को नहीं ले आऊंगा तब तक मैं इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब तो दोनों के अहंकार के कारण उस छोटी सी बात ने उग्र रूप धारण कर लिया। छोटे राजकुमार ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह रानी पद्मिनी को लेकर ही आएगा। लेकिन रानी पद्मिनी तक पहुंचना आसान काम नहीं था। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदी, समुद्र और न जाने क्या क्या पड़ते। किंतु छोटा राजकुमार तो रानी पद्मिनी को लाने का संकल्प कर चुका था। वह संकल्प पत्थर की लकीर के समान था। अब इधर मंत्री का लड़का उसका दोस्त था। उसने उसी समय मंत्री के लड़के को बुलवाया और उसे सारी बात बताई और 2 घोड़े तैयार करने के लिए कहा गया। मंत्री के लड़के ने छोटे राजकुमार को बार बार समझाया कि रानी पद्मिनी तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन छोटे राजकुमार ने मंत्री के लड़के की कोई बात नहीं सुनी और वह अपने हट पर अड़ा रहा। छोटे राजकुमार ने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रानी पद्मिनी के बिना इस राजमहल में पैर नहीं रखूंगा। यदि तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मंत्री का लड़का बोला, नहीं राजकुमार, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। मैं तो तुम्हें केवल रास्ते में आने वाली मुश्किलों के बारे में बता रहा था। इसके बाद 2 घोड़े तैयार किए गए। उसके बाद राजकुमार और मंत्री का लड़का अपने राज्य से रानी पद्मिनी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने राजकुमारी पद्मिनी के बारे में पता लगाया तो मालूम हुआ कि राजकुमारी पद्मिनी यहां से काफी दूर एक द्वीप में रहती है और उस द्वीप पर पहुंचने के लिए सागर पार करना पड़ता है। और फिर राजकुमारी पद्मिनी का महल चारों ओर से राक्षसों से घिरा रहता है और उस किलेबंदी को तोड़ना, महल में प्रवेश कर पाना संभव नहीं है। मंत्री के लड़के ने राजकुमार को एक बार फिर से समझाया कि वह अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे, अपनी जान को जोखिम में न डाले। राजकुमार ने कहा कि जब एक बार तीर तरकस से छूट जाता है तो वापस नहीं आता। राजकुमार की यह बात सुनकर मंत्री का लड़का चुप रहा। अब वह दोनों ही अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उस द्वीप की ओर रवाना हो गए जहां रानी पद्मिनी रहती थी। उसके बाद वे दोनों वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें शाम हो गई
तभी उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बाग दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा कि हम आज की रात इस बाग में बिताकर कल सुबह आगे चल पड़ेंगे। मंत्री के लड़के ने बाग में इधर उधर नजर डालकर देखा और कहा कि राजकुमार, मुझे तो यहाँ कोई खतरा दिखाई देता है। मेरा सुझाव है कि हम लोग यहाँ ना रुककर आगे कहीं किसी और स्थान पर रुकेंगे तो अच्छा रहेगा। राजकुमार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला कि तुम बड़ी डरपोक हो, हमें यह क्या खतरा हो सकता है? देखो यह कितना हरा भरा और सुंदर बाग है। मंत्री के लड़के ने कहा कि राजकुमार, आप माने या ना माने, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। राजकुमार ने मंत्री के लड़के की बात नहीं मानी और अपने घोड़े को उस सुंदर बाग के फाटक के अंदर बढ़ा दिया। बेचारा मंत्री का लड़का भी राजकुमार के पीछे पीछे बाग में चला गया। दोनों के उस बाग में घुसते ही उस बाग का फाटक अपने आप बंद हो गया। इस प्रकार अचानक अपने आप बाग के फाटक को बंद होते देखकर राजकुमार और मंत्री के लड़के की ऐसी हालत हो गई कि काटो तो खून नहीं। मंत्री के लड़के ने राजकुमार से कहा, यह क्या हो गया? मैंने आपसे कहा था कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, पर आप नहीं माने। उसका नतीजा देख लिया ना। राजकुमार ने कहा कि अब वह सब छोड़ो, अब यह सोचो कि इस मुश्किल से निकलने के लिए हम क्या करें। मंत्री का लड़का बोला कि अब तो एक ही रास्ता है कि हम घोड़े को यहीं पेड़ों से बांध दें और किसी घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाएं। दोनों ने यही किया। घोड़ों को एक पेड़ से बांधकर वह दोनों एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और चुपचाप उस पेड़ पर बैठ गए। रात का अंधकार फैल गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजकुमार को नींद आने लगी। तभी उन्होंने देखा कि हवा में कुछ उड़ता हुआ चला आ रहा है। यह देखकर दोनों ही घबरा गए। वह एक परी थी जो उसी बाग में आकर उतरी। उस परी ने नीचे खड़े होकर अपने चारों ओर देखा। तभी इधर उधर से कई परियां वहां पर आ गई। उनके हाथों में पानी से भरे बर्तन थे। उन्होंने वहां पानी का छिड़काव किया। वह पानी नहीं, गुलाब जल। उसकी खुशबू से पूरा बाग खुशनुमा हो गया। अब तो उन दोनों की नींद उड़ गई और वे दोनों उस पेड़ पर बैठकर देखने लगे कि वह परियां आगे क्या करती हैं। तभी उन्होंने देखा कि हवा में उड़ती एक परी आ रही थी। इस समय कुछ परियां और आ गई। हाथों में कीमती कालीन थे। देखते ही देखते उन्होंने वह कालीन जमीन पर बिछा दिए। फिर जाने क्या किया कि वह सारा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। तभी आसमान से कुछ और परियां एक सिंहासन लेकर उस बाग में पहुंची। उस रत्न जड़ित सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रखा गया। इसके बाद सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गई। राजकुमार ने अपनी आंखें मली। वह सोच रहा था कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। मंत्री का लड़का बार बार अपने आप को इस बात के लिए धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात आखिर क्यों मानी। लेकिन अब क्या हो? आसमान में गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर की तरफ देखा तो एक उड़न खटोला उनकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा। वह उड़न खटोला उस बाग में आकर उतरा। उस उड़न खटोले से सजी धजी एक बहुत ही सुंदर परी बाहर आई। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया और बड़े आदर भाव से उसे सिंहासन पर आसीन कर दिया। वहां पर थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर परियों की राजकुमारी ने ताली बजाई। इसके बाद एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। परियों की राजकुमारी ने बड़ी शालीनता से कहा कि जाओ और उसको लेकर आओ। वह परी वहां से चलकर उसी पेड़ की ओर आने लगी जिस पेड़ पर राजकुमार और मंत्री का लड़का बैठे हुए। यह देखकर उन दोनों की जान सूख गई। इस समय उन दोनों के दिमाग में यही चल रहा था कि वह अपने भाग्य में क्या लिखा कर आए थे जो ऐसे संकट में फंस गए।
वह परी उसी पेड़ के नीचे आई जिस पेड़ पर राजकुमार और मंत्री का लड़का बैठे हुए थे। उसने राजकुमार की ओर इशारा करके कहा कि नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है, जल्दी नीचे उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही थी। अब राजकुमार के पास उस परी के साथ राजकुमारी के पास जाने के सिवा और कोई चारा नहीं। राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा। राजकुमार के साथ साथ मंत्री के लड़के को भी पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। मंत्री का लड़का वहीं पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वह परी राजकुमार को अपने साथ लेकर चल पड़ी। मंत्री का लड़का राजकुमार को परी के साथ जाते देख रहा और सोच रहा था कि पता नहीं अब राजकुमार के साथ क्या होगा। राजकुमार और वह परी दोनों ही परियों की राजकुमारी के पास पहुंचे। परियों की राजकुमारी ने राजकुमार को अपने सिंहासन पर बैठने के लिए जगह दी और राजकुमार से कहा कि आओ बैठ जाओ, लेकिन सिंहासन पर बैठने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। राजकुमारी थोड़ी देर चुप रहकर कहा कि तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा कि मैं एक राजा का बेटा हूं। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा तो तुम राजकुमार हो? राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा। परियों की राजकुमारी ने कहा कि देखो, यहां से कोसों दूर हमारा राज्य है। मैं वहां की राजकुमारी हूं। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहां आए। आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने आप को संभाला। राजकुमार की ऐसी हालत देखकर राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। फिर वह परियों की राजकुमारी बोली कि राजकुमार, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। यह सब सुनकर राजकुमार पर तो मानो बिजली गिर पड़ी। उसने कहा कि यह नहीं हो सकता। राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा कि क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा कि राजकुमारी, मैं राजकुमारी पद्मिनी की तलाश में निकला हूं। मैं राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करने की प्रतिज्ञा ली है। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी तब तक मैं अपने महल का अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजकुमारी ने बड़े शांत स्वर में कहा, तो यह बात है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, परंतु मेरी एक शर्त है। राजकुमार ने कहा कि आपकी वह शर्त क्या है? राजकुमारी बोली कि रानी पद्मिनी को लेकर तुम यहां आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार ने कहा कि इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। परियों की राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली कि राजकुमार, रानी पद्मिनी तो द्वीप पर रहती है। तुम रानी पद्मिनी के पास कैसे पहुंचोगे? वहां पहुंचना हंसी खेल नहीं। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है और उस द्वीप का रास्ता उस जादू की नगरी से होकर जाता है। जादू की नगरी में तुम्हें कोई भी अपने जादू में फंसा लेगा और उसके बाद तुम वहां से कभी भी निकल नहीं पाओगे। राजकुमार ने हैरान होकर पूछा, तब मुझे क्या करना चाहिए? राजकुमारी बोली कि उसकी चिंता तुम ना करो। यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूं। जब तक तुम इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहने रहोगे तब तक तुम पर किसी के जादू का कोई भी असर नहीं होगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार ने कहा कि राजकुमारी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी ने एक अंगूठी राजकुमार को दे दी और कहा, तुम्हारी यात्रा सफल हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए अपना सिर झुकाया। परियों की रानी अपने उड़न खटोले पर बैठकर वहां से चली गई। दूसरी परियों ने भी सारा सामान समेटा और वह भी अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थान कर गई। परियों की राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुशी खुशी वहां आया
जहां मंत्री का लड़का बड़ी व्याकुलता से उसकी प्रतिज्ञा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर मंत्री के लड़के की जान में जान आई। मंत्री का लड़का यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था कि राजकुमार के साथ वहां क्या क्या हुआ। राजकुमार ने उसे अपनी आप बीती सुनाई और सुनाकर कहा कि दोस्त, यह तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव, अभी तो न जाने कितने पड़ाव और आएंगे। मंत्री का लड़का गंभीर होकर बोला कि राजकुमार, हम यहां से तो राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें और सावधान रहना चाहिए। राजकुमार बोला, देखो, कभी कभी बुराई में भी भलाई निकल आती है। इधर अब सुबह हो चुकी थी। उसके बाद उन दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर वहां से चल पड़े। मंत्री का लड़का मन ही मन सोचने लगा कि राजकुमार ने बैठे बिठाए यह क्या मुसीबत मोल ले ली। अब तो दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से आगे बढ़े। चलते चलते कुछ आगे जाने पर उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा घना जंगल था और उन्हें कहीं से भी आगे जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वे दोनों अभी सोच ही रहे थे कि वह आगे कैसे बढ़ा जाए कि तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक आदमी दिखाई दिया जो कि अपने पशुओं को चरा रहा था। वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे और उस जंगल को पार करने के लिए रास्ते के बारे में पूछा। उसने जंगल के बारे में बताते हुए कहा कि यह जंगल बहुत ही घना है, इसमें जंगली जानवर घूमते हैं, इस जंगल को पार करना हंसी खेल नहीं है। उसने बताया कि जंगल के किनारे किनारे थोड़ा आगे जाने पर आपको जंगल के अंदर जाने का रास्ता दिखाई दे जाएगा। आप चाहें तो उस रास्ते पर चलकर जंगल को पार करने की कोशिश कर सकते हैं। जब उन्हें उस आदमी से यह जानकारी मिली तो मंत्री के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की ओर देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर महल से निकला था। मंत्री के लड़के के मन की हालत को समझते हुए राजकुमार ने कहा कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद दोनों रास्ता ढूंढकर उस जंगल में घुस जाते हैं। जैसा इस जंगल के बारे में उस आदमी ने बताया था, उन्होंने उसे ठीक वैसा ही पाया। आगे आगे राजकुमार और पीछे पीछे मंत्री का लड़का चल रहा था। जानवरों की आवाजें आ रही, वह लोग बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ रहे। तभी अचानक उन्हें दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया और खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था। लेकिन जब मौत सामने आती है तो कायर भी सूरवीर बन जाता है। यहां भी वही हुआ। मंत्री के लड़के ने आप देखा ना ताक घोड़े से उतरा और अपनी तलवार से उस बाघ पर बड़ी जोर का वार किया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर हमला किया और बाघ वहीं ढेर हो गया। खतरे से सामना होने के बाद अब वह दोनों और भी भौचक्के हो गए। बहुत से जानवर उनके पास से गुजरे, पर वे उतने खूंखार नहीं थे। घोड़े को देखकर वे उनके रास्ते से हट गए। वे दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें इस बात का पता नहीं चल रहा था कि वह दोनों कितना जंगल पार कर चुके हैं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके सामने जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ और खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। मंत्री के लड़के ने कहा कि अब हमें यहीं पर कोई अच्छी जगह देखकर ठहर जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा। हम लोगों की ताकत जवाब दे रही है और हमारे घोड़े भी पसीनों से तरबतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसका प्रस्ताव मान लिया और कुछ कदम आगे बढ़ने पर उन्होंने एक पेड़ों के झुरमुट में डेरा डाला। दोनों ने खाना खाया। मंत्री के लड़के ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, आज की रात मैं सोऊंगा और आप पहरा देना। राजकुमार बोला, ठीक है, तुम सो जाओ। वे दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। लेकिन थके होने पर भी मंत्री के लड़के की आंख नहीं लगी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। थोड़ी देर चौकीदारी करके राजकुमार जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा, राजकुमार को नींद आ गई।
मंत्री के लड़के ने यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, पर वह क्या कर सकता था। राजकुमार राजा का बेटा था और वह उसका नौकर। राजकुमार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था और इसी के लिए वह उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ, मंत्री के लड़के ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार बोला, दोस्त, मैंने बहुत कोशिश की कि जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भारी हो गई और नींद ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। मंत्री के लड़के को अब उस पर क्रोध नहीं, दया आई और उसने कहा, कोई बात नहीं। फिर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहा कि ईश्वर को धन्यवाद दो कि रात को कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसके बाद तैयार होकर वह दोनों दोस्त फिर आगे बढ़े। उन्हें चलते चलते काफी समय हो गया तो उन्हें आगे एक नगर दिखाई दिया। अब उस नगर को देखकर मंत्री के लड़के का माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था, पर मंत्री के लड़के को याद था कि परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में जादू की एक नगरी पड़ेगी। ऐसा लग रहा था कि यह वही जादू की नगरी है। उसने राजकुमार से कहा कि हम इस नगरी के किनारे के रास्ते से निकल चलते हैं, हम बस्ती में न जाएं तो ठीक रहेगा। राजकुमार बोला कि यह क्या बात हुई, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं, जैसे तैसे तो एक नगर आया है और तुम कहते हो कि इससे बचकर निकल लेते हैं। राजकुमार बोला, यह नहीं होगा, हम बस्ती में जरूर जाएंगे। एक राजकुमार तुम्हारे साथ है और तुम फिर भी घबरा रहे हो। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का लड़का मुस्कुराया, लेकिन चुप ही रहा। राजकुमार की इच्छा के आगे मंत्री के लड़के की एक नहीं चली और दोनों ने उस नगरी में प्रवेश किया। उस नगरी की बनावट और सजावट को देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गया। वह बोला, दोस्त, तुम ऐसी सुंदर नगरी देखने के आनंद से वंचित होना चाहते थे। ऐसे घर, ऐसे महल, ऐसे बगीचे कहां देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे वे दोनों उस नगर के भीतर बढ़ते गए। अचानक भांति भांति के फूलों से सजे एक बगीचे को देखकर राजकुमार अपने घोड़े से नीचे उतरा और बगीचे की शोभा को निहारने लगा। तभी अचानक से एक बुढ़िया दौड़ी हुई आई और राजकुमार से लिपट कर रोने लगी और बोली, मेरे बेटे, तुम कहां चले गए। यह सब देखकर राजकुमार अचंभित रह गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह माजरा क्या है। तब राजकुमार बोला कि तुम चाहती क्या हो। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तुम कुछ देर के लिए मेरे घर के अंदर चलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। उस बुढ़िया की बातों से राजकुमार इतना ही समझ पाया कि शायद इस बुढ़िया का बेटा कहीं चला गया और यह मुझे अपना बेटा समझ रही है। राजकुमार उसके घर जाने को तैयार हो गया। मंत्री के बेटे ने मना किया, पर वह नहीं माना। राजकुमार ने मंत्री के लड़के से कहा कि तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर राजकुमार बुढ़िया के साथ चल दिया। अब जैसे ही वह घर के अंदर घुसे, दरवाजा एकदम से बंद हो गया। इस प्रकार अचानक दरवाजे को बंद होते देखकर मंत्री के लड़के को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मंत्री के लड़के ने दरवाजे पर जाकर उसे कई बार खटखटाया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने मन ही मन सोचा कि लगता है कि यह एक नई मुसीबत सर पर आ गई। राजकुमार को आवाज दी, मगर अंदर से कोई नहीं बोला। अब वह राजकुमार के आने का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई, ना ही राजकुमार बाहर आया। दूसरी ओर घर के भीतर जो हुआ, मंत्री का लड़का उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बुढ़िया एक जादूगरनी थी। उसने देख लिया था कि राजकुमार की उंगली में एक ऐसी अंगूठी है जिसके कारण राजकुमार पर जादू का प्रभाव नहीं हो सकता था। इसलिए जैसे ही उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा, उसी समय उसने राजकुमार की उंगली से वह अंगूठी उतार ली। अब राजकुमार उसके बस में था। घर के भीतर जाते ही उसने राजकुमार को एक मक्खी बना दिया।
वह मक्खी जाकर के सामने की दीवार पर बैठ गई। कुछ देर बाद बुढ़िया राजकुमार को एक मक्खी से उसके असली रूप में ले आई। उसके बाद वह हंसते हुए बोली कि आज बहुत दिनों के इंतजार के बाद तुम जैसा आदमी मिला है। जब राजकुमार ने उसे देखा तो उसका मुंह खुला की खुला रह गया। अब उसे वहां पर बुढ़िया नहीं बल्कि एक सुंदरी नजर आ रही थी। वह हैरान होकर यह सोच रहा था कि उस बुढ़िया की जगह यह सुंदरी कहां से आ गई। वह बुढ़िया कहां गई जो उसे यहां लाई थी। राजकुमार कभी उस सुंदरी को देखता, कभी घर पर इधर उधर नजर डालता, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह सुंदरी बोली कि राजकुमार, मैं तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जब राजकुमार ने उस सुंदरी की शर्त के बारे में पूछा तो वह सुंदरी बोली कि इतनी जल्दी क्या है, चलो आओ पहले मेरे साथ चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी होकर कहा कि मुझे जाने दो, मैं यहां रुक नहीं सकता। वह सुंदरी बोली ठीक है, यदि तुम मेरी शर्त को मान लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन पहले तो मेरे साथ चौपड़ खेलो। अब राजकुमार को सुंदरी के साथ में चौपड़ खेलने बैठना पड़ा। दोनों चौपड़ खेलने लगे। खेलते खेलते राजकुमार ने उस सुंदरी से पूछा कि आपकी शर्त क्या है। उस सुंदरी ने कहा कि पहले तुम यह बताओ कि तुम यहाँ क्यों नहीं रुक सकते और जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना क्यों चाहते हो। राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया और बोला मुझे जल्दी से जल्दी पहुंचकर राजकुमारी पद्मिनी से मिलना है। वह सुंदरी बोली कि राजकुमार, वह तो ठीक है, पर तुम वहां पहुंचोगे कैसे। राजकुमार राजकुमारी पद्मिनी के महल के बाड़े बंदी की बात सुन चुका था, फिर भी उसने अनजान बनकर कहा क्यों नहीं पहुंच सकता, इसमें क्या मुश्किल है। फिर वह बोली कि अगर किसी तरह तुम उस द्वीप पर पहुंच भी गए तो राजकुमारी पद्मिनी से मिल नहीं सकते। राजकुमार ने कहा कि मुझे हर हालत में अपनी इच्छा पूरी करनी है। यदि मेरा प्रण पूरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वह बोली नहीं, तुम चिंता मत करो, इसकी नौबत नहीं आएगी। राजकुमार, मैं तुम्हें एक काला और एक सफेद बाल देती हूं।